नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? बढ़िया होंगे। आज आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है और नॉलेजेबल भी है अगर हम बात करें तो। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया एडिबल ऑयल के लिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि हमें एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता है। और आज हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट की भी मजबूरी है, इवन दो जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भी इंपॉर्टेंट मजबूरी है कि भाई देश को कैसे सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए आपके ऑयल सीड प्रोडक्शन के अंदर, ऑयल सीड कंजप्शन के अंदर। तो इसके लिए लगातार पिछले कई सालों से ट्राई चल रही थी और उसी रिसर्च में आपको पता है एक वैरायटी जिसको हम लोग DMH11 के नाम से जानते हैं, जो कि एक जीएम मस्टर्ड क्रॉप है आपकी, जीएम मस्टर्ड वैरायटी है आपकी। अब यहाँ पर इसको डेवलप कैसे किया गया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज इस सेशन की क्यों नीड है। क्योंकि अगर हम बात करें तो आज एक तो ऑयल सीड की रिक्वायरमेंट है, दूसरी तरफ यहाँ पर देखा जाए तो इसको लेकर आने वाले टाइम में क्या सोच हो सकती है, क्या इंपॉर्टेंस इसकी हो सकती है और इसमें से क्या चीज़ है जिसको रिमूव किया जा सकता है और इसके साथ में आपका इफेक्टिव प्रोडक्शन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जीएम मस्टर्ड जो उसकी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी, और वैरायटी कौन सी है, DMH11 है। इसको आपका जेनेटिकल मॉडिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा इसको क्या किया गया है, इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। और वैरायटी को डेवलप करने वाला कौन है जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो इसको अप्रूवल मिल चुका है किससे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अब देखो, आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ही है जो कि जीएम क्रॉप को अलाउ करती है। तो पहला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया कि भारत में ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कि जीएम क्रॉप को अलाउ करती है। तो एजेंसी कौन सी है जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है। और वहीं अगर हम बात करें तो जीएम क्रॉप में से अभी तक इंडिया में कौन सी क्रॉप है जो कि अलाउ की गई है, तो इंडिया में अभी तक कॉटन है। और कॉटन में भी याद रखना ओनली बीटी कॉटन अलाउड है। बीटी कॉटन के अंदर क्या है, बैसिलस थ्रुंजेंसिस आपका बैक्टीरिया, उससे जीन लिया गया है और उससे इस बीटी कॉटन के अंदर एक रेजिस्टेंट डेवलप किया गया है, जिससे इसके ऊपर कोई भी आपका जो पिंक बॉलवर्म या स्पॉटेड बॉलवर्म है या आपका अमेरिकन बॉलवर्म है वो इसके ऊपर अटैक नहीं करता। अगर अटैक करेगा तो इसके ऊपर फीड करने से वो स्टारवेशन की वजह से मर जाएगा। और यहां अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में एक और कॉटन भी डेवलप हो चुका है जिसको हम लोग HTBT कॉटन के नाम से जानते हैं, या हम उसको राउंड अप रेडी कॉटन के नाम से भी जानते हैं। और ये ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि ये आपका ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट क्या है, एक ऐसा हर्बिसाइड है जो कि नॉन सिलेक्टिव होता है, ये पूरी की पूरी वेजिटेशन को किल कर सकता है। तो यहां पर ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट में भी इसको क्या किया गया है, रेजिस्टेंट डेवलप किया गया है। लेकिन अभी तक ये HTBT इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में अभी तक केवल और केवल आपका बीटी कॉटन ही अलाउड है। और वहीं अगर हम बात करें तो जीएम मस्टर्ड, बोलोगे सर इसको भी तो अलाउ किया गया, नहीं, अभी तक इसको कमर्शियल रिलीज के लिए अलाउ नहीं किया गया है। दिस इज ओनली अलाउड येट फॉर सीड प्रोडक्शन, यानी कि आपका सीड प्रोडक्शन के लिए। और साथ में इसका इंपैक्ट और इफेक्ट क्या है, किसके ऊपर, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर और हनी बी के अलावा जो बाकी पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए इसको अभी अलाउ किया गया है। इसके अलावा अभी तक इसको कमर्शियल रिलीज के लिए अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें अभी स्टे लगा दिया गया है। क्योंकि आपको पता होगा भारत के अंदर एनवायरमेंटलिस्ट और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसके अगेंस्ट में आपका क्या किया गया था, केस किया गया था, ठीक है। अब यहां अगर हम बात करें तो अगर ये अलाउ कर दिया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे एडिबल क्रॉप्स के अंदर पहली क्रॉप ऐसी होगी जो इंडिया के अंदर आपकी अलाउ की जाएगी, ठीक है। तो आपका अगर देखा जाए तो एडिबल ऑयल का सिनेरियो क्या है इंडिया में, तो एडिबल ऑयल का एक तो प्रोडक्शन कितना है और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट इसका कितना हो रहा है भारत से। तो एडिबल ऑयल का जो प्रोडक्शन है 2023-24 में लगभग एस्टिमेशन इसका है 39.59 यानी कि 40 मिलियन टन। और वहीं अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो एक्सपोर्ट इसका 2022-23 में कितना रहा है जी, लगभग आपका 3.46 मिलियन टन, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि अभी आपका एक तो एक्सपोर्ट से क्या फायदा होता है जी, हमारी जो करेंसी है वो बढ़ती है, सॉरी आपकी जो
फॉरेन रिजर्व है वो हमारा बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत का एक्सपोर्ट के साथ ट्रेडिंग यानी कि व्यापार होगा किसी कंट्री के साथ तो रिलेशन अच्छे होंगे। दूसरी बात वहां से हमें एक फॉरेन इनकम जनरेट होगा, ठीक है, तो जो कि जीडीपी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने का काम करेगा। फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी तो इस प्रकार से। और वहीं हमारा जो ऑयल सीड जिसके अंदर हम लोग दूसरी कंट्रीज के ऊपर इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है तो वो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी हमारी घटेगी और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। ये हमारा डेटा है। इसके अंदर मस्टर्ड के अलावा बाकी भी क्रॉप्स का है, लेकिन हम लोग यहां पर मस्टर्ड को भी फोकस करेंगे कि टोटल एरिया आपका कितना है। तो एरिया आपका 2021 से लेके 2025 तक आपका ये अलग अलग एरिया, अभी 25 का डेटा अवेलेबल नहीं है लेकिन 2023-24 तक का डेटा अवेलेबल है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका प्रोडक्शन का डेटा भी आप लोग देख सकते हो 2023-24। और वहीं अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी कितनी है इससे वो आपके सामने है। और नेक्स्ट आपका 1444 है और वो आपकी किसकी है 2023-24 की। तो लगभग यहां पर ये देख सकते हो कि अलग अलग आप जो है टोटल आपका रेपसीड और मस्टर्ड का एरिया लगातार क्या होता जा रहा है जी, बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के ऊपर आपका नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो टॉप 10 स्टेट आपके कौन कौन सी हैं मस्टर्ड के प्रोडक्शन को लेकर, तो याद रखना आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, झारखंड, आसाम, बिहार और पंजाब, ये आपके वो स्टेट हैं जो कि यहां पर क्या है जी, इसके अंदर लार्जेस्ट प्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है। जैसे कि राजस्थान में अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से राजस्थान आपका फर्स्ट रैंक के ऊपर है रेपसीड और मस्टर्ड प्रोडक्शन के अंदर। सेकंड रैंक की बात करें तो आपका क्या है यहां पर मध्य प्रदेश है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका मस्टर्ड कल्टीवेशन। तो मस्टर्ड आपको पता है एक रबी सीजन क्रॉप है जो कि विंटर में ग्रो करवाई जाती है, लगभग अक्टूबर नवंबर में इसको हम लोग ग्रो करवाते हैं और फेब मार्च में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और अगर हम बात करें तो ये ब्रासिका जुनसिया जिसको हम लोग इंडियन मस्टर्ड बोलते हैं, ब्रासिका फैमिली से बिलोंग करती है और क्रूसीफेरी फैमिली भी इसको हम लोग सेकेंड नाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मस्टर्ड कल्टीवेशन लगभग आपके 6 मिलियन फार्मर इंडिया में करते हैं और 6 to 7 मिलियन हेक्टेयर एरिया आपके इन स्टेट्स में यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो DMH11 जो GM मस्टर्ड यहां पर वैरायटी को डेवलप किया गया है, ये आपकी जो यहां पर एग्जिस्टिंग वैरायटी जैसे कि मरूना की बात करें तो उससे आपका लगभग उसमें 30% हायर यील्ड देखने को मिल रहा है, ये साइंटिस्ट का दावा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एवरेज यील्ड जो है एग्जिस्टिंग मस्टर्ड की हमारे इंडिया के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो कितनी है, 1000 से लेके 1200 किलोग्राम है। लेकिन अगर हम ग्लोबल एवरेज मस्टर्ड प्रोडक्शन की बात करें तो वो लगभग आपका कितना है जी, 2000 से 2200 किलोग्राम, यानी कि हम आधे भी अभी नहीं है बाकी कंट्रीज के रिस्पेक्ट में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमारा जो प्रोडक्शन है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। हम लोग आज प्रोडक्शन में काफी हद तक काफी क्रॉप में ज्यादा है, लेकिन वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में अगर प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इंडिया के अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि हमारे पास प्रिसिजन आपकी फार्मिंग नहीं की जा रही है, उतने वेल इक्विपमेंट्स नहीं है, इसके अलावा हमारे रिसोर्सेज को प्रॉपर ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर इसकी प्रोडक्टिविटी जो अलग अलग क्रॉप्स की है वो क्या है, काफी कम है और उसी रिस्पेक्ट में आपकी मस्टर्ड की प्रोडक्टिविटी भी काफी कम है। अब हम बात करें तो DMH11 क्या है, तो DMH11 एक आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जिसको आपका जो है इसके अंदर जेनेटिक मॉडिफाइड कुछ जीन को यूज करके और इसमें आपका यील्ड को इंक्रीज करने का टारगेट रखा गया है और इसके साथ साथ इसको हर्बिसाइड रेजिस्टेंट भी बनाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है इंडियन कंडीशन के अंदर हम लोग सबसे कम यूज करते हैं आपके वीडीसाइड या हर्बिसाइड को, और इसका कारण है क्योंकि हम लोग मैन्युअली डिपेंडेंट ज्यादा रहते हैं। तो वो जो आपका एक प्रेशर है उसको रिड्यूस करने के लिए यहां पर मस्टर्ड के अंदर हम लोगों ने एक ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसकी वजह से ये जो मस्टर्ड का प्लांट है वो क्या हो जाएगा, आपका एक रेजिस्टेंट डेवलप करेगा किसके अगेंस्ट में, ग्लाइफोसेट जो एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है जिसकी हम लोग अभी कॉटन में बात कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में ये आपका रेजिस्टेंट होगा। और रेजिस्टेंट होने से क्या होगा, अभी इसके ऊपर अगर हम ग्लाइफोसेट अप्लाई करेंगे तो वीड्स तो किल हो जाएंगे लेकिन इस क्रॉप के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और यही एक मेजर कंसर्न है जिसको लेकर एनवायरमेंटलिस्ट और बाकी जो एनजीओज है वो इसको लेकर फोकस कर रही है कि भाई जो आपका ग्लाइफोसेट है अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे उन वीड्स के अंदर इवैल्यूएशन आ जाएगा और वो वीड आपके सुपर वीड की फॉर्म में उभर कर नजर आएंगे। और उसी के साथ में ये भी बोला जा रहा है कि कुछ ऐसी स्पीसीज आपकी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी और वो उनके ऊपर कोई भी केमिकल
केमिकल आने वाले टाइम में वर्क नहीं करेगा, उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे। तो ये जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंसर्न भी है, क्योंकि जैसे आप लोग देख सकते हो आजकल बीटी कॉटन जो है वो आपका काफी हद तक ससेप्टेबल हो चुका है, किसके अगेंस्ट में, बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 के अगेंस्ट में। तो अपने आप में वाकई में एक इंपॉर्टेंट यहां पर सोचने का विषय है कि अगर हम लोगों ने लगातार इन क्रॉप्स को ग्रो करवाया, ग्लाइफोसेट का एप्लीकेशन किया, तो ऑब्वियस सी बात है उस केस के अंदर आपका जो क्रॉप होगी उसके अंदर हम लोग किसी भी हर्बिसाइड या फिर बाकी केमिकल को अप्लाई करेंगे तो बाद में उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी क्रॉप के ऊपर देखने को मिल सकता है, या फिर आपके और ज्यादा वीड उस फील्ड के अंदर अटैक कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। अब अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जो DMH11 है, इसको मैंने क्या बोला कि जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी को यूज करते हुए, और यहां पर एक टेक्निक को यूज किया गया है जिसको हम बार्नेस बास्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं, और जिसके साथ में इसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट को आपका डेवलप किया गया है। अब हम बात करें तो एक हाइब्रिड मस्टर्ड, और उससे पहले हम लोग वर्ड को पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग दो आपके जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट को ग्रो करवाते हैं तो उनसे आपका एक F1 को प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन यहां पर याद रखना कि ये जो दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट को ग्रो आपस में क्रॉस करवाया जाता है, उस केस में ये दोनों आपके सेम फैमिली से भी हो सकते हैं या फिर आपके डिफरेंट फैमिली से भी हो सकते हैं। अगर वो सेम फैमिली से हैं तो सेम आपके जीनस से हैं तो उस केस में हम उसको बोलते हैं इंट्रा जेनरिक, है ना। ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, इंट्रा स्पेसिफिक या फिर इंटर स्पेसिफिक, है ना। तो इंट्रा स्पेसिफिक या आपका इंटर स्पेसिफिक, ये वर्ड आपने कभी पढ़ा होगा। तो इंट्रा स्पेसिफिक में क्या होता है, दो आपके ऐसे वेराइटीज हैं दो कि यहां पर क्या है, सेम ही स्पीसीज से बिलोंग करती हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है, दो अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करने वाली आपकी क्रॉप होती हैं जिनको एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाया जाता है। तो यहां पर इंटरजेनरिक और इंट्राजेनरिक भी हो सकती है, और जिस प्रकार से हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जब हम दो अलग अलग प्लांट को एक दूसरे के साथ जो कि अपने आप में डिफरेंट है उनको क्रॉस करवाया जाता है, और वहां पर जो F1 आपके सामने प्रोड्यूस होता है वो F1 अपने दोनों पेरेंट्स से क्या होता है जी, सुपीरियर होता है किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर, और वो उसी वजह से उसको हम लोग एक नए प्लांट के फॉर्म में ग्रो करवाते हैं। और यही हमारा मेन जो है हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर दो आपके जेनेटिक डिसिमिलर प्लांट्स को क्रॉस करवाते हुए और एक F1 या प्रोजनी प्लांट को ग्रो करवाया जाता है जो कि अपने आप में उन पेरेंट से क्या होता है, आपका सुपीरियर होता है। वहीं अगर हम बात करें तो यहां पर आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट हैं उनके अंदर हम लोग क्या कैरेक्टर, किस प्रकार के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया कि इसके अंदर हम लोग हायर यील्ड के अलावा हम लोग इसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन को भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। अब यहां अगर बात की जाए तो DMH11 के अंदर दो अलग अलग जीन को, एलियन जीन को इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और इसीलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड। मतलब इसका जो जीन है उसमें कुछ अल्टरेशन किए गए हैं और उसमें हम किसी दूसरे आपके ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहे हैं या दूसरी आपकी स्पीसीज से क्या कर रहे हैं, इसमें जीन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो यहां पर आपका क्या किया गया, एक सॉइल बैक्टीरियम को हमने यूज किया इन दो एलियन जीन को आप ट्रांसफर करने के लिए, और ये आपके आपका यहां पर बैक्टीरिया कौन सा है, Bacillus amyloliquefacens, ठीक है। The DNA of plant is modified using the genetic engineering to produce the GM plant varieties which can be grown as the food crop and non-food crop। मतलब यहाँ पर क्या है, आपका जो जीन है उसको यूज करके एक नई आपकी वैरायटी या एक नया प्लांट आपका ग्रो करवाया जा रहा है, और जो कि आपका यहाँ पर ज्यादा अडॉप्टेबल हो सकता है, और इसके अलावा उसको हम लोग एज ए फूड क्रॉप या नॉन फूड क्रॉप भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पर मेनली क्या बोला, इसके अंदर मेजर दो जीन को फॉलो किया गया, लेकिन एक्चुअल में इसमें 3 जीन को यूज किया गया। लेकिन यहां पर 2 जीन कौन कौन से हैं, तो पहला जीन आपका है बार्नेज। देखो पहला जीन कौन सा है जी, आपका बार्नेज जीन है। और बार्नेज जीन क्या करेगा, अब देखो मैंने क्या बताया था, एक बात को दोबारा से मैं आपको समझाता हूं। मैंने यहां पर क्या बोला कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लोग आपके दो ऐसी वेराइटीज को ग्रो करवाते हैं, ए और बी का मान के चलिए हम लोगों ने क्रॉस करवाया, ठीक है। अब ये ए और बी कोई भी वेराइटी हो सकती है। अब हमने क्या किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी ए वैरायटी है और ये क्या है, आपकी फीमेल होती है, ठीक है। इसको फीमेल हम एज ए लेते हैं और इसको हम एज ए मेल लेते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मस्टर्ड का जो प्लांट होता है या मस्टर्ड जो क्रॉप होती है वो क्या होती है, सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट होता है। क्या होता है जी, सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट होता है। अब इस सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट का मतलब क्या है कि इसी फीमेल के अंदर आपका मेल और फीमेल दोनों ही क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर पॉलिनेशन हो सकती है
और ये जो पोलन होगा वो इस पे क्या कर जाएगा, आपका ट्रांसफर कर जाएगा। तो इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी और सेल्फ पोलिनेशन से प्लांट आपका डेवलप हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें तो हम लोग चाहते थे कि भाई इसका मेल इसके ऊपर क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए और फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, तो जो नहीं हो पाया, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसके मेल पार्ट को रिमूव करते हैं और रिमूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं इमस्क्यूलेशन। क्या बोलते हैं आपका, इमस्क्यूलेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि इमस्क्यूलेशन से आपका पहले क्या किया जाता था, इमस्क्यूलेशन मैन्युअली किया जाता था। आजकल तो बहुत सारे ऐसे केमिकल आ चुके हैं जो कि क्या कर देते हैं, मेल पार्ट को डिसफंक्शन कर देते हैं। लेकिन हम लोग यहां पर कुछ ऐसी टेक्निक को भी यूज करते हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके इस पूरे प्लांट के अंदर जो मेल पार्ट है या जो मेल पोलन है उनको डिसफंक्शन कर सकते हैं, उनको हम लोग स्टेराइल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उनको हम लोग स्टेराइल कर सकते हैं। और स्टेराइल करने की वजह से ये आपका क्रॉस इसमें नहीं करेगा और हम आसानी से इस पोलन को क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं और यहां पर एक क्रॉस डेवलप कर सकते हैं। अब यहां क्या होता है कि आपका मेजरली इसके अंदर जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी या फिर आपका साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी। अब देखो आपको पता होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन आपके होते हैं, खासकर अगर हम प्लांट की बात करें तो जीन जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं जी, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको पता होगा न्यूक्लियस बीच में होता है और बाकी आपके साइटोप्लाज्म के अंदर भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। और उन ऑर्गेनेलीज में आपका एक तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जी और एक यहां पर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है जी आपका, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और एक आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और इन दोनों के अंदर भी अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है और ये डीएनए जो है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए मेल स्टेरिलिटी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। और उस केस में हम इस स्टेरिलिटी को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, सीएमएस के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहां पर हमने क्या किया, इसकी जो मेल स्टेरिलिटी है वो हमने कॉज की और मेल स्टेरिलिटी होने से क्या हो गया, अब इसका केवल और केवल फीमेल आपका फंक्शन कर रहा है और यहां से हमने क्या किया, इसके पोलन को लिया और इसके ऊपर आपका ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ गया। अब देखो हमने क्या किया, यहां पर ये चीज ध्यान करिएगा। अब देखो इसके अंदर हमने बार्नेस जीन को यूज किया था और उस जीन के यूज करने की वजह से इसका पोलन क्या हो गया जी, आपका डिसफंक्शन हो गया और जिसकी वजह से इसमें मेल स्टेरिलिटी आ गई, ठीक है। तो ये आपको समझ में लग गया। इसके अंदर हमने क्या यूज किया है, कौन सा जीन यूज किया है जी, आपका बार्नेस जीन यूज किया है। और वहीं अगर हम बात करें तो इसमें हमने एक जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया और वो आपका क्या है, बास्टर जीन है। अब ये बास्टर जीन क्या करेगा, जैसे ही इसके साथ क्रॉस करेगा तो जो आपका F1 आएगा, अब इस F1 के अंदर जो आपकी मेल स्टेरिलिटी आने वाली थी उसको वापस से क्या कर देगा, फंक्शनल कर देगा। क्योंकि अब यहां पर इस F1 को हम लोग फील्ड में जब ग्रो करवाएंगे सीड्स को, तो इसके अंदर अगर मेल फंक्शनल नहीं हुआ तो उस केस में हम पोलन कहां से लेकर आएंगे। ये तो हमने सीड प्रोडक्शन किया था, इसलिए हम खुद उसमें पोलिनेट करने वाले हैं या फिर हम उन प्लांट्स को एक दूसरे के साथ ग्रो करवाने वाले हैं। लेकिन अब इस केस में जब हम सीड को यूज करेंगे एज ए कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे तो उस केस में ये केवल और केवल F1 को ही यूज किया जाएगा। तो इसमें पोलन का फंक्शनल होना जरूरी है। तो उस वापस फंक्शनल बनाने के लिए यहां पर बास्टर जीन क्या करता है, इसमें काम करता है। ये आपका इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर दिया इसके अंदर, तो देखो ये हमने क्या बोला इसके अंदर, आपका दिस प्लांट इन दिस केस क्रॉस्ड विद द फर्टाइल पेरेंटल लाइन। तो यहां पर ये जो आपका मेल स्ट्राइल है इसको हम क्या करेंगे, एक फर्टाइल पेरेंटल लाइन के साथ क्रॉस करेंगे और उसके अंदर आपका बास्टर जीन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और ये बास्टर जीन जो है वो बार्नेस जीन, जो इसके अंदर यहां पर ये बार्नेस जीन था वो मेल स्टेरिलिटी कोज कर रहा था, इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक करने की वजह से ही क्या हो जाएगा, डिसफंक्शनल हो जाएगा और डिसफंक्शनल होने की वजह से अब ये बेटर प्रोडक्शन कर सकता है। अब यहां पर क्या होगा कि जो F1 प्रोजनी है इज द बोथ हाई यील्डिंग एंड आल्सो कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग द सीड ग्रेन एंड थैंक्स टू बास्टर जीन इन द सेकंड फर्टाइल लाइन। अब ये यहां पर जो बास्टर जीन था इसने क्या किया, इस बार्नेस जीन के फंक्शन को रोक दिया और F1 हमारा क्या हो गया जी, आपका फर्टाइल हो गया, जो कि अपने आप में अगेन यहां पर एक बढ़िया बात है। और अब ये एक बेटर यील्ड यहां पर प्रोड्यूस कर सकता है और हम लोगों ने एक हाइब्रिड को यहां पर क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। लेकिन इसी के साथ में हमने क्या किया जी, इसके अंदर एक आपका जीन और इंट्रोड्यूस करवा दिया और उसको हमने बोला बार जीन। और ये बार जीन जो था वो क्या था, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट था। अब यानी कि इस मस्टर्ड के अंदर अगर आप लोग हर्बिसाइड जो कि आपका ग्लाइफोसेट है उसको भी अप्लाई कर दोगे तो इस क्रॉप के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होने वाला, लेकिन जो वीड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका नेक्स्ट है कि साइंटिस्ट हैव डिप्लॉयड द बार्नेस बास्टर जीएम टेक्नोलॉजी। दिस सिस्टम वाज यूज्ड टू डेवलप DMH11 बाय क्रॉसिंग ए पॉपुलर इंडियन मस्टर्ड वैरायटी Vruna, the Barnes line and East European
अर्ली हीरा 2 म्यूटेंट बास्टर। अब देखो यहां पर किसमें आपका बार्ने जीन यूज किया गया है और किसमें आपका बास्टर जीन यूज किया गया है। DMH11 इज क्लेम टू हैव शोन दैट 28% हायर यील्ड देन वरुणा, मतलब वरुणा से लगभग इसमें 28% यील्ड जो है वो ज्यादा देखी गई किसके अंदर, F1 के अंदर। ठीक है, अब यहां अगर हम बात करें तो एडवांटेज क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है एडवांटेज एक तो यील्ड है इसकी, दूसरा क्या है वाइड जेनेटिक बेस है, यानी कि देखो हाइब्रिड डेवलप हुआ है, इसके अंदर दो अलग अलग वेराइटीज के जीन प्रेजेंट है, तो जेनेटिक बेस इसका ज्यादा बड़ा हो गया। पोटेंशियल ट्रेट है, इसकी वजह से इसके अंदर क्या है हायर यील्ड देखने को मिलेगा, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट देखने को मिलेगा, और हायर यील्ड के साथ साथ इसमें जो आपके टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि आपका यूरेसिक एसिड, ग्लूकोसिलेट, इनकी भी अमाउंट को डिक्रीज किया गया है, जो कि अपने आप में एक अच्छा इंपैक्ट है। और वहीं अगर हम बात करें तो GEAC ने, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई अप्रूवल दे दिया था, और लास्ट अप्रूवल 2023 को इसके दिया गया था सीड प्रोडक्शन के लिए और फील्ड ट्रायल के लिए, डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल हाइब्रिड लाइन एंड पेरेंटल लाइन के लिए, लेकिन 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का अगेन डिसीजन आया था, अभी तक इसके ऊपर स्टे है, फाइनल इसके अंदर अभी कोई हियरिंग नहीं हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि कंट्रोवर्सी किसके ऊपर है, तो कंट्रोवर्सी जो हर्बिसाइड आपका टॉलरेंस जीन है बार जीन, इसके ऊपर अभी तक कंट्रोवर्सी चल रही है कि अभी ये क्या कर सकता है, आपका बायोडाइवर्सिटी को इंपैक्ट कर सकता है, इकोसिस्टम को हार्म कर सकता है, और इसके साथ में GEAC रिस्ट्रिक्टेड द ग्लूफोसिनेट हर्बिसाइड यूजेज एक्चुअली टू द सीड प्रोडक्शन, मतलब यहां पर आपका ग्लूफोसिनेट जो आपका हर्बिसाइड है उसका यूज रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सीड प्रोडक्शन करने के लिए भी। तो ऑब्वियस सी बात है यार, फार्मर को जब मौका मिलेगा तो फील्ड के अंदर आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे, वो तो चलो सीड प्रोडक्शन के लिए आपने कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, लेकिन आप ऑब्जर्व कैसे करोगे, तो ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसके ऊपर, है ना। जो एक अननेसेसरी यहां पर गवर्नमेंट जो यहां पर GEAC है उसके द्वारा बार बार जो है ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है, वो एक उतनी ऑथोरेटिव नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, और वाकई में इसके ऊपर कंसर्न सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या होगा, सिग्निफिकेंस ये होगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा जो इंपोर्ट है ऑयल का, वो लगभग यहां पर अगर हम बात करें तो हमारी 9 मिलियन टन खुद की कंजप्शन आपकी जो है प्रोडक्शन है, और 9 मिलियन टन प्रोडक्शन है, लेकिन हमारी डिमांड है 22 से 23 मिलियन टन। तो हम लोग यहां पर जो ये बीच में आपका डिफरेंस आ रहा है, इसके लिए हमें किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, आपका इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसलिए हमारी सेल्फ सफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है, इंपोर्ट को घटाना पड़ेगा ताकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हम लोग घटा सकें। तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो अभी फील्ड ट्रायल लगाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा क्या डिसीजन लिया जाता है इसके अप्रूवल को लेकर, फाइनल अप्रूवल अभी तक इसको नहीं मिला है। और यहां पर आपके ऑयल सीड क्रॉप कौन कौन सी मेजरली अभी तक यूज की जाती है, ग्रो करवाई जाती है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ट्रेडिशनल ऑयल सीड क्रॉप यहां पर कौन कौन सी है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसमम, सैफफ्लावर, लिनसीड, नाइजर सीड या फिर आपका कैस्टर। मॉडर्न यहां पर ऑयल सीड क्रॉप कौन सी है, तो सोयाबीन और सनफ्लावर। प्लांटेशन क्रॉप की बात करें जो कि एज ए ऑयल सीड यूज की जाती है, तो उसमें कोकोनट और ऑयल पाम है। इसी के साथ में नॉन कन्वेंशनल ऑयल जैसे कि राइस ब्रान ऑयल हो गया या फिर आपका कॉटन सीड ऑयल हो गया। और वहीं अगर फॉरेस्ट ओरिजिन की बात करें तो कुछ ट्रीज और फॉरेस्ट आपके प्लांट्स होते हैं जिनसे हम लोग ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी ऑयल सीड क्रॉप की यूज की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर या फिर हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारा डेटा आपके सामने। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट भी था और आप लोगों के लिए आज नेसेसिटी भी है इसकी, तो इसको मैंने डिस्कस किया। और भी इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक को आने वाले टाइम में आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसको जरूर आप लोग देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि हम आने वाले टाइम में और भी अच्छे और इंपॉर्टेंट सेशंस इसी प्रकार के आपको दे सकें। आप लोगों का इसके रिगार्डिंग क्या सुझाव है, आप लोग कौन कौन से टॉपिक्स के रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में हम उन टॉपिक को जरूर डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।